हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से द फर्स्ट लिप चैनल में। आज मैं फिर से लेके आया स्पेशल एजुकेशन का दूसरा वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे विशेष शिक्षा में योगदानकर्ताओं के किस किस ने इसमें योगदान दिया अपना, जिससे कि इसको आगे लेके आया गया विशेष शिक्षा को। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले कौन थे? जीन एम.जी. इटार्ड। इन्होंने क्या किया? विशेष शिक्षा की शुरुआत करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। जीन एम.जी. इटार्ड विशेष शिक्षा की शुरुआत करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। इन्होंने 11 वर्ष के एक जंगली लड़के, जिसका नाम इन्होंने विक्टर रखा था, और उसको प्रशिक्षित किया। इस प्रशिक्षण का परिणाम यह हुआ कि लड़का सामान्य तो नहीं बन सका, परंतु प्रशिक्षण के माध्यम से बालक के व्यवहार में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। सब विशेष शिक्षा के क्षेत्र में पहला कदम जो रखने वाले थे, उनका नाम जीन एम.जी. इटार्ड था। उन्होंने एक बच्चे को, जंगली बच्चे को पकड़ा और उसका नाम उन्होंने क्या रखा? विक्टर रखा, और उसके ऊपर उन्होंने अपना प्रशिक्षण वगैरह उसको देना स्टार्ट कर दिया। और मतलब एक परिणाम जो मिला उनको एक अच्छा मिला। एक पूर्ण की सामान्य तो नहीं हो सका, लेकिन ये जितना हो सका वो और अच्छा हुआ और ज़्यादा परिवर्तन उसमें हुआ। तो जीएन.एम. इटार्ड है जो ये है, इनकी फ़ोटो इसमें लगाई हुई है मैंने। थोड़ा सा साफ तरीके से नहीं दिख रही है, देखो ऐसे दिख सकती है। तो ये थे, थोड़ा ये जो लिखा हुआ है थोड़ा उल्टा मिस हो गया है, बट फ़ोटो ये है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बनता है हमारे एग्ज़ाम में कि भाई विशेष शिक्षा के क्षेत्र में पहले व्यक्ति कौन थे, तो हम बता सकते हैं कि वो जीन एम.जी. इटार्ड थे, ठीक है। इसके बाद जो दूसरे आते हैं उनका क्या नाम है? लुइस ब्रेल क्या थी? लुइस ब्रेल स्वयं नेत्रहीन थे। लुइस ब्रेल क्या थे? स्वयं एक दृष्टिबाधित थे। इन्होंने नेत्रहीन व्यक्तियों के पढ़ने लिखने के लिए एक क्रांतिकारी प्रणाली विकसित की, जिसे आज हम सभी ब्रेल लिपि के नाम से जानते हैं। वर्तमान में नेत्रहीन व्यक्तियों की शिक्षा ब्रेल लिपि के माध्यम से कराई जाती है। उनके पढ़ने लिखने के लिए इसे सबसे उपयुक्त विधि के रूप में माना जाता है। जो दूसरे व्यक्ति थे वो उनका नाम था लुइस ब्रेल, और लुइस ब्रेल खुद भी एक विजुअली इम्पेयरमेंट थे। उन्होंने ही एक ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, जो कि आज के टाइम पे जो विजुअली इम्पेयरमेंट जो बच्चे होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनको ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाया जाता है। दूसरे, इनका नाम है हेलन केलर वह प्रथम महिला थी जिन्होंने गूंगी, बहरी व दृष्टिहीन होने के बावजूद स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने स्पर्श विधि द्वारा सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया, ठीक है। हेलन केलर एक क्या थी? एक मल्टीपल डिसेबल बोल सकते हैं इसको। गूंगी भी थी, बहरी भी थी, और विजुअली इम्पेयरमेंट थी, ठीक है। उन्होंने ये सारी डिसेबिलिटी होते हुए भी फिर भी उसने ग्रेजुएशन, स्नातक की उपाधि प्राप्त की, और एक स्पर्श विधि द्वारा सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया, टचिंग वाली चीज़ देखी, और एक साइन लैंग्वेज का उन्होंने आविष्कार किया, जिससे कि उनको अब उसी चीज़ से जाना जाता है, ठीक है। आगे आता है फिर इसके बारे में मारिया मॉन्टेसरी ने इंद्रिय प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया है। इन्होंने शोध द्वारा यह सिद्ध किया कि बालक अपने जीवन में शुरुआती वर्षों में बहुत कुछ सीखता है। मॉन्टेसरी ने विशेष शिक्षा व विशेष शिक्षण सामग्री में अपने मूर्त अनुभव का प्रयोग कर शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा बदलाव किया। मॉन्टेसरी ने क्या किया? मॉन्टेसरी एक जो कि इंद्रिय प्रशिक्षण, ये सेंसरी के माध्यम से हम पता करते हैं। सेंसरी के माध्यम से बच्चों को हम सिखाते हैं, सेंस के द्वारा टचिंग करके या फील कराकर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंद्रिय प्रशिक्षण बोला जाता है। इसके ऊपर उन्होंने क्या किया? मारिया मॉन्टेसरी ने रिसर्च किया और बच्चों को सिखाया। विशेष शिक्षा में उनके लिए अलग अलग चीज़ें निकाली, रिसर्च किया, सामग्री बनाई, टीएलएम बनाई, और अपना अनुभव रखा कि किस किस तरीके से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। और इसके माध्यम से उन्होंने एक बहुत अच्छा बदलाव भी किया, और उसके अच्छे परिणाम भी देखने के लिए मिले, ठीक है। तो वो जो मारिया मॉन्टेसरी हैं वो कौन है? ये है, उनकी फ़ोटो है मारिया मॉन्टेसरी की, ठीक है। इसके बाद जो आते हैं उनका नाम है अल्फ्रेड बिने। इन्होंने सर्वप्रथम बताया था कि बुद्धि को मापा जा सकता है और इसमें शिक्षा के माध्यम से ही अच्छा विकास किया जाता है। अल्फ्रेड बिने ने सर्वप्रथम, अगर हम बुद्धि की बात करें
क्वेश्चन बनता है कि बुद्धि के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो कौन थे वो? अल्फ्रेड बिने थे। उन्होंने सबसे पहले बताया कि बुद्धि को क्या कर सकते, मापा जा सकता है और इसको एक शिक्षा के माध्यम से, स्पेशल एजुकेशन के माध्यम से, या एनीबॉडी मतलब कुछ भी बताना होता है या किसी को स्किल सिखाना होता है, वो भी एक एजुकेशन में ही आता है। तो हम इसको एजुकेशन के माध्यम से बुद्धि लब्धि को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बुद्धि का और विकास कर सकते हैं। जो किसने बताया? सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिने ने बताया। ठीक है, उनकी फ़ोटो ये है, देख सकते हैं, ये अल्फ्रेड बिने हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं भारत में बौद्धिक अक्षमता का ऐतिहासिक समीक्षा। बौद्धिक अशक्तता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में ऐतिहासिक समीक्षा क्या कही है, दृष्टिकोण क्या क्या रहा है लोगों के, वो देखते हैं। पहला पॉइंट है, बौद्धिक अक्षमता का सर्वप्रथम वर्णन हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट है, दर्शन की सबसे पुरानी शाखा में से 17 के दर्शन में बौद्धिक अक्षमता के विभिन्न प्रकारों की बात की है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, गर्वा उपनिषद 1000 ईस्वी पूर्व, जिसमें भ्रूण विज्ञान संबंधी वर्णन है और उससे पता चलता है कि जिस माता पिता का दिमाग अस्वस्थ है उनकी संतान भी दोषपूर्ण पैदा होगी। कहने का मतलब है, एक गर्वा उपनिषद है वो कि 1000 ईस्वी पूर्व का है, जिसमें ये पता चलता है कि अगर कोई माता पिता हैं उनको कुछ प्रॉब्लम्स है, दिमागी प्रॉब्लम्स है और उनका बीमार रहते हैं या कुछ भी परेशानी रहती है उनको, या तो उनकी जो संतान पैदा होगी उनमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। चाहे वो मान लीजिए एक इंटेलेक्चुअल है तो थोड़ा सा दिमाग से होते नहीं, थोड़ा कम दिमाग होता है, बोलते हैं यार इसकी बुद्धि तो ठोस है, इस तरीके से वर्ड यूज़ करते हैं कुछ लोग। तो अगर तो उनकी संतान भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से ग्रसित होगी। ठीक है, ये चीज़ वहाँ मिलता है, किसमें? गर्वा उपनिषद में। इसके बाद में फिर अगला पॉइंट आता है, पंतजलि की पौराणिक कथाओं में से हमें यह पढ़ने को मिलता है कि पंतजलि ने गौड़ोपाध्याय नाम के व्यक्ति को शिक्षित किया था, जो कि एक मंदबुद्धि वाला व्यक्ति था। ठीक है, किसी कथाओं में से, पंतजलि की कथाओं में से हमें पता चलता है जी, क्या नाम था उसका? गौड़ोपाध्याय, ये लिखा है, व्यक्ति को शिक्षित किया था, जो कि एक कैसा था? मंदबुद्धि व्यक्ति था वो। नेक्स्ट पॉइंट है, पंतजलि योग सूत्र एक चिकित्सा के रूप में योग के बारे में जानकारी प्रदान करता है। पंतजलि योग सूत्र क्या है? चिकित्सा के योग के रूप में जानकारी हमें प्राप्त करता है। इन सूत्रों को ध्यान पूर्वक पढ़ने पर यह उजागर हुआ कि चिकित्सा में बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों की चिकित्सा भी शामिल है। जब हमने पंतजलि के सूत्रों को और उनके योगों के बारे में पढ़ा, ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से जाना समझा, तब हमें पता चला कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे होते हैं, बौद्धिक अक्षमता वाले जो बच्चे होते हैं, उनकी भी चिकित्सा, उनका भी इलाज हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, महान चिकित्सक चरक ने बौद्धिक अक्षमता के विभिन्न कारण बताए और इनके विभिन्न प्रकारों एवं वर्गीकरण के बारे में भी चर्चा की। किसने चर्चा की है? क्योंकि कौन था? चरक। इनका नाम क्या था? बौद्धिक महान चिकित्सक कौन थे? चरक थे। ठीक है, उन्होंने बौद्धिक अक्षमता के बारे में बताया, उनके प्रकार भी बताए हैं। ठीक है, फिर आता है एक और है, एरियानर एवं अवियार द्वारा संगम साहित्य 2020 से 200 BC से 200 AD तक का इनका काल रहा है। में बौद्धिक अक्षमता वाले लोगों का साफ दर्शन देखने को मिलता है। इस काल में क्या हुआ? इस दौरान बहुत अच्छी तरीके से मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे या व्यक्ति देखने को मिले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मनु के अनुसार विधान निर्माता अर्थात भगवान ने कुछ लोगों को उनके पूर्व अपराधों के परिणाम के रूप में बौद्धिक अक्षम, गूंगा, अंधा, बहरा और सभी विकृतियों से तिरस्कृत किया। मनु जो स्मृति है उसमें हमें देखने पड़ेंगे तो हमें ये पता चला कि भैया, जो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई उसमें बताया कि बहिष्कार का युग था,
और भी थे, तो उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते थे या व्यक्ति, उनको क्या किया जाता था, उनको यही बोला जाता कि भाई इनके पिछले पापों का कर्मों का फल मिला, इसलिए ये बच्चे ऐसा है, उनके माता पिता भी उल्टे सीधे काम किए होंगे, इसलिए उनको ऐसे बच्चे प्राप्त हुए हैं। तो उसमें ये मनुस्मृति में यही देखने को मिलता है कि इस तरीके की बातें हैं। अब आते हैं आगे, पढ़ते हैं हम अंतर्दृष्टि एवं बोध, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर क्या बौद्धिक क्षमता की दृष्टिकोण है और क्या वो सोचते हैं, कैसी धारणाएं वो रखते थे, उस चीज़ के बारे में हम देखते हैं। पहला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक काल में अक्षम रूप से जन्म लिए बच्चों का जान से मार दिया जाता था। जो इस तरीके के बच्चे पैदा होते थे उनको क्या कर दिया था, जान से उनको मार दिया जाता था। फिर 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड के राजा हेनरी द्वितीय ने इसके लिए एक अलग कानून बनाया तथा समाज से अलग रखने का प्रावधान किया। उन्होंने क्या किया, कौन थे, उनका नाम का राजा हेनरी। कौन के राजा था वो, एक इंग्लैंड के राजा थे। कौन थे, हेनरी। देखो इनको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन के एग्ज़ाम में, DSSC में ये एग्ज़ाम छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। द्वितीय ने एक क्या बनाया, एक कानून बनाया जिसमें क्या किया, समाज से अलग रखने का प्रावधान किया है। ऐसे बच्चे जो होते थे, दिव्यांग बच्चे जो होते थे, उनको, स्पेशल चाइल्ड जो होते थे, उनको एक अलग समाज से अलग रखने का एक प्रावधान किया, एक कोई कानून बनाया जो भाई इनको अलग रखा जाएगा, ठीक है। फिर हम 16वीं शताब्दी की बात करते हैं। 16वीं शताब्दी के उत्तरांत में पोप ग्रेगरी ने, 16वीं शताब्दी में कौन था, पोप ग्रेगरी ने अपने धर्म प्रदेश के अनुसार अपने धर्म अनुयायियों को दिव्यांगों की सेवा करने का उपदेश दिया। दिव्यांग व्यक्तियों की सेवा करने का उपदेश किसने दिया था, पोप ग्रेगरी ने। कब दिया था, 16वीं शताब्दी में, ठीक है। यही वह समय था जब ग्रीस में इन्हें इडियट के नाम से पुकारा जाता है। 16वीं शताब्दी में ही ग्रीस में दिव्यांग व्यक्तियों को, दिव्यांग बच्चों को किस नाम से पुकारते थे, वो इडियट कह के बोलते थे कि है इडियट है तो, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, मध्यकालीन इतिहास में इन्हें बुरी आत्मा का प्रकोप इत्यादि कहकर बाहर कर दिया जाता था। भाई मध्यकालीन जो इतिहास था उसमें हम क्या होता था कि इस तरीके के जो व्यक्ति होते थे, बच्चे होते थे, उनको बुरी आत्मा का साया है, इनके ऊपर बुरी आत्मा का प्रकोप पड़ा है, किसी का चक्कर, अंधविश्वास, वही कहकर उसको क्या करते थे, समाज से बाहर कर देते थे, उनको निकाल दिया जाता था कि बाहर रहो भाई, ठीक है। इसके बाद में आता है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म अनुयायियों ने इनकी सेवा हेतु अनाथालय की व्यवस्था की। इसके तहत लोगों का दृष्टिकोण में बहुत बदलाव हुआ। ईसाई धर्म ने क्या हुआ, अनुयायी, ईसाई धर्म के जो अनुयायी थे उन्होंने क्या किया कि एक अनाथालय खुला अलग से, उन्होंने सोचा कि भाई ऐसे बच्चों के लिए कुछ अलग से किया जाए, तो उनका अनाथालय की व्यवस्था की, उसमें रहने के लिए किया, उनकी देखभाल की, खाना पीना सारी व्यवस्थाएं कर रखी, जिससे कि कुछ लगे। तो उस चीज़ को देखते हुए लोगों के दृष्टिकोण में और बदलाव हुआ। जब एक व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है तो 4 व्यक्ति ऐसे होते हैं, वो देखते हैं, वो भी सोचते हैं यार ये तो अच्छा काम हो रहा है, हमें भी ऐसा काम करना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ लोग देखते देखते उनके दृष्टिकोण में बदलाव हुआ कि नहीं भाई ऐसे बच्चों के लिए हमें भी कुछ ना कुछ काम करना चाहिए और इन बच्चों को गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए, इनको एक समाज का ही एक अंग है, जो इनको समाज के तरीके से देखना चाहिए हमें। तो ये बदलाव हुआ लोगों में। फिर बात करते हैं हम 18वीं शताब्दी की। 18वीं शताब्दी के अंत में रूसो लॉक ने, क्या नाम है, रूसो लॉक, ये पॉइंट याद रखने हैं, रूसो लॉक ने दिव्यांगों के लिए इलाज का प्रारंभ किया। कौन सी शताब्दी में किया, 18वीं शताब्दी के अंत में रूसो लॉक ने दिव्यांगों के लिए इलाज का प्रारंभ किया। दिव्यांगों के लिए व्यवस्थित सुचारू ढंग से प्रशिक्षण का कार्य जीन मार्क जिस्पर्ड इटार्ड ने इसी काल में प्रारंभ कर दिया था। किसने, अभी मैंने बताया ना आगे, जो सबसे पहले व्यक्ति थे इसमें, इन्होंने एक बच्चे को शिक्षा दी थी, उसका नाम विराट रखा था, वो यही थे जीन MG इटार्ड ने क्या किया था, फिर इस काल में प्रशिक्षण देना स्टार्ट कर दिया था ऐसे बच्चों को, क्योंकि एक बच्चे के ऊपर उन्होंने प्रशिक्षण दिया तो पता चला कि भाई उसमें कुछ ना कुछ बदलाव हुए हैं। पूरी तरीके से सामान्य नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो समझने लगा है, नॉर्मल लोगों की तरह अपनी लाइफ जीने लगा है। तो उन्होंने फिर उसका शिक्षा देना स्टार्ट कर दिया, प्रशिक्षण देना स्टार्ट कर दिया लोगों को, व्यवसाय की प्रशिक्षण,
शिक्षा का, उनको अपनी देखभाल का, ठीक ठाक से रहन सहन का, खाने पीने का, इस तरह का प्रशिक्षण देना उन्होंने इसी काल में स्टार्ट किया। किस काल में? 18वीं शताब्दी में। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं और जीन मार्क इटार्ड के बारे में। इनका 1774 से 1838 तक का वो है। तो जीन मार्क इटार्ड को फ्रांस में पेरिस के निकट एक 11 वर्षीय बालक मिला जो बोल नहीं पाता था। कितना वर्ष का मिला? 11 वर्षीय बालक मिला जो बोल नहीं पाता था, लोगों को चोटिल करता एवं उसकी प्रवृत्ति पशु जैसी थी। उसके शरीर पर खरोंच के निशान थे। उसे पेरिस लाया और उसे खाना, पानी पीना, कपड़े पहनना, नहाना धोना, अपनी ज़रूरत की रोज़मर्रा की दिनचर्या के बारे में और पढ़ाई लिखाई सिखाना प्रारंभ कर दिया। किसने किया? जीन एम जी इटार्ड ने। ठीक है, उसको यानी कि सिखाना स्टार्ट कर दिया, उसको दिनचर्या के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया, भाई खाना ऐसे खाते हैं, पानी ऐसे पीते हैं। उस बच्चे को सब कुछ सिखाने में बहुत ज़्यादा सफलता हासिल तो नहीं हुई। उस बच्चे को बहुत कुछ सिखाने में ज़्यादा सफलता हासिल नहीं हुई, परंतु इस पेरिस में श्रवण दोष, दृष्टि दोष, मानसिक अक्षमता एवं पिछड़े बालकों के लिए शिक्षा की शुरुआत हो गई। उस बच्चे में ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं हो उनको, इटार्ड को, लेकिन ये हो गया उनके करने से कि वो शिक्षा प्रारंभ कर दी गई। और भी बच्चे जो मिलते थे उस तरीके उनको प्रशिक्षण देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। शुरुआत हो चुकी थी स्पेशल एजुकेशन की। ठीक है, इसके साथ साथ उनकी शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण तथा शिक्षक एवं अभ्यर्थी के बीच संबंध इत्यादि को मान्यता मिलने लग गई। लोगों में ये मान्यता हो गई कि भैया ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, कुछ कुछ स्किल सिखाना चाहिए। इस तरह की शुरुआत करना स्टार्ट हो गया था। फिर देखते हैं आगे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बौद्धिक अक्षमता की शिक्षा के लिए प्रचलित पुस्तक आइडेको इज़ द ट्रीटमेंट बाय साइकोलॉजिकल मेथड के नाम से एक बुक बनी, वो कि 1866 में हुई। कब? 1866 में एक बुक बन के तैयार हो गए। फिर आता है आगे नेक्स्ट पॉइंट है, सैगवियन तथा मार्क के कार्यों ने एक मॉन्टेसरी ने विशेष तौर पर विशेष शिक्षा के माध्यम से अक्षम बच्चों के लिए कार्य किया। मॉन्टेसरी ने और इस मार्क ने अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट किया। इस समय अक्षम बच्चों के लिए फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और यूरोप में व्यक्तिगत तौर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी थी। इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने बुद्धिलब्धि की जांच प्रारंभ कर दी थी। कब? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो अमेरिका ने क्या कर दिया? बुद्धिलब्धि की जांच प्रारंभ कर दी। इस समय ग्रीस और रोम में दिव्यांग बच्चों को जीवित नहीं रखा जाता था। इस समय ग्रीस में और रोम में जो दिव्यांग व्यक्ति होते थे, दिव्यांग बच्चे होते थे, उनको क्या होता था? जिंदा नहीं रखा जाता बल्कि उनको मार दिया जाता। वो मारने का कारण क्या था? इसका कारण ये था कि दिव्यांग युद्ध नहीं कर सकते थे। भाई उनकी नहर में ये था कि जे भाई युद्ध तो कर नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, तो इनको जीवित रहने से कोई फ़ायदा नहीं, इनको भाई मार देना चाहिए। जो युद्ध कर सकते हैं तब तो जीवित रखना है, नहीं तो नहीं रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट फिर आता है 1784। 1784 में विलियम टाइनलिंग ने, कौन आया फिर? विलियम टाइनलिंग ने पेरिस में दृष्टिबाधितों के लिए प्रथम विद्यालय की स्थापना की। पहला जो प्रथम विद्यालय हुआ विजुअली इम्प्रूवमेंट के लिए, वो कब हुआ? 1784 में स्थापना हुई। किसने की? विलियम टाइनलिंग ने। कहाँ पर की? पेरिस में की। 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं एक लाइन से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1816 से 1863 में आवासीय रूप से दिव्यांगों के लिए आवासीय व्यवस्था होहान ग्राविन ने प्रारंभ की। आवासीय व्यवस्था, ठीक है, किसने प्रारंभ की? होहान ग्राविन ने प्रारंभ की। इसके बाद बौद्धिक अक्षमता के क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन होना शुरू हो गया था। इसके बाद में क्या हुआ कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के ऊपर एक रिसर्च होना शुरू हो गया था। किसके ऊपर? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के ऊपर वैज्ञानिक रिसर्च होने शुरू हो गए थे और AAMD की स्थापना हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1870 में दिव्यांगों की शिक्षा के प्रति रुचि ना होना, दिव्यांगों का विद्यालय आने जाने असुविधा, शिक्षा का खराब व्यवहार सामने आया। 18 शताब्दी में क्या देखा गया कि दिव्यांगों के प्रति कोई रुचि नहीं ले रहा है, कोई उनको ध्यान नहीं रख रहा है,
तो विद्यालय आने जाने में उनको क्या होती थी, प्रॉब्लम होती थी। जब प्रॉब्लम होगी, विद्यालय ठीक से नहीं आएगा, बच्चे के साथ रुचि नहीं लेंगे सिखाने की उसको, तो क्या होगा, उनके ऊपर कोई सुधार तो होगा नहीं, वो वैसा का वैसा ही दिखेगा। अच्छा परिणाम निकल के सामने नहीं आया, बल्कि वैसा का वैसा ही। ठीक है, नेक्स्ट 1880 में इन्हीं सब के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के दिव्यांगों के लिए विशिष्ट कक्षा का प्रारंभ किया और इसका परिणाम अच्छा देखने को मिला। कब? 1880 में इन्हीं सब के परिणाम जब देखे कि भाई कोई अच्छी मतलब विद्यालय आ नहीं जा रहे हैं, बच्चे पहुंच नहीं पा रहे हैं, कुछ मतलब परिणाम अच्छा नहीं आ रहा है, उनके लिए कुछ अच्छा हो नहीं पा रहा है, तो देखते हुए क्या किया गया, विभिन्न प्रकार के दिव्यांग के लिए क्या किया गया, एक कक्षा का प्रारंभ किया गया। किसका? स्पेशल कक्षा का प्रारंभ किया गया। उसमें देखा गया कि यार हम स्पेशल कक्षाएं चला रहे हैं बच्चों के लिए अलग तरीके से, तो उसमें देखा कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, बच्चों में सुधार हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आया 1885 में रॉयल कमीशन एक्ट बना। जब देखते हुए कि भाई अच्छा बदलाव हो रहा है बच्चों में, एजुकेशन के माध्यम से वो कुछ सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो 1885 में क्या हुआ, एक रॉयल कमीशन एक्ट बना, जिसमें दृष्टिबाधितों एवं मूक बधिरों के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। किसमें गए? रॉयल कमीशन में। रॉयल कमीशन एक्ट कब बना? 1885 में बना, जिसमें क्या किया, दृष्टिबाधित एवं मूक बधिरों के जो कार्य होते थे उन कार्यक्रमों का आयोजित किया गया कि भाई ये काम करना है इनके लिए, ये चीज़ें करनी है इन लोगों के लिए, कुछ कुछ तय हुआ। फिर आया 1893 में दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रावधान किया गया। दिव्यांग व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रावधान कब किया गया? 1893 में किया गया। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है 1930 में। 1913 में रॉयल कमीशन एक्ट मेंटली डेफिशिएंसी बिल MDB बना, नाम से पारित किया गया। किससे पारित किया इसको, किससे निकाला गया? MDB नाम से। ठीक है, अब आता है 1940 में। 1914 प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप दिव्यांग बच्चों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया। कब? 1914 के प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ उसके परिणाम जो निकल के आए, उसके बाद में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर काम किया गया, प्रशिक्षण पर काम किया गया और काम करना स्टार्ट कर दिया गया। भाई इनको एजुकेशन भी दिया जाए, और जो बड़े बच्चे हैं 14 से 18 साल के बच्चे हैं जो भी, उनको क्या करना है, एक व्यवसाय की प्रशिक्षण देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आता है 1905 में अल्फ्रेड बिने और साइमन ने बुद्धि परीक्षण बनाया। इस प्रकार से 19वीं शताब्दी में दिव्यांगों के लिए काफ़ी कार्य किए गए। कब? 19वीं शताब्दी में क्या किया गया, दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अधिक कार्य किए गए। क्या क्या कार्य किए जो हमने आगे पढ़े हैं वो सब। ठीक है, एक बुद्धि परीक्षण भी बन के तैयार हो गया, जो किसने बनाया? अल्फ्रेड बिने तथा साइमन ने बनाया। ठीक है, अगर आता है कि भैया बुद्धि परीक्षण किसने बनाया, तो हमारा नाम क्या आएगा? अल्फ्रेड बिने और साइमन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 19वीं शताब्दी के अंत तक विशेष विद्यालयों की परंपरा चल रही थी। कब तक चल रही थी? 19वीं शताब्दी के अंत तक किसकी विद्यालयों की परंपरा चल रही थी? विशेष विद्यालयों की। भाई स्पेशल स्कूल थे जिसमें बच्चे जाएंगे, तो स्पेशल अलग जाएंगे, नॉर्मल बच्चों के लिए अलग स्कूल थे, वो परंपरा चली आ रही थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आया 20वीं शताब्दी में जो बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे स्कूल जाते थे उनके लिए विद्यालय में जाने की व्यवस्था की गई, आने जाने की व्यवस्था की गई। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भी विद्यालय एवं आवासीय व्यवस्था की गई। कब? 20वीं शताब्दी में। जो इंटेलेक्चुअल जो बच्चे थे उनके लिए स्कूल में जाने के लिए व्यवस्था की गई, अच्छे से जा सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमेरिका में सांकेतिक शिक्षा का प्रयोग प्रारंभ हो गया। कब? 20वीं शताब्दी में के प्रारंभ में ही अमेरिका में साइन लैंग्वेज की शिक्षा का क्या हो गया, प्रयोग प्रारंभ हो गया, साइन लैंग्वेज देना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, फिर आता है 1950 में यूनेस्को ने ब्रेल लिपि के बारे में बताया था। 1950 में यूनेस्को ने सबसे पहले ब्रेल लिपि के बारे में बताया था। अमेरिका में विशेष समस्या वाले बच्चों के लिए
विशेष राष्ट्रीय नीति बनी थी। विशेष राष्ट्रीय नीति बनी, कुछ अलग तरीके से नीतियाँ तैयार की गई कि भैया इनके लिए इस तरीके से काम किया जाए, इनको व्यवसाय इस तरीके से दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो भी तो एक समाज का अंग है ना। तो समाज के लोग हैं, उनको भी समाज से जोड़ना है, उनके मुख्य धारा से जोड़ना है, तो कुछ तो नियम नीतियाँ बनानी पड़ेंगी। तो वो सब बन के तैयार हुई कब? 1950 में। अब आता है 1959 में ब्रिटेन में मेंटल हेल्थ एक्ट बनाकर दिव्यांगों की सुरक्षा पर जोर दिया गया। 1959 में ब्रिटेन में क्या बना? मेंटल हेल्थ एक्ट बना। अगर क्वेश्चन आता है, अगर मेंटल हेल्थ एक्ट कब बना? तो 1959 में, 1959 में। और कहाँ बना? ब्रिटेन में। किसके लिए? दिव्यांगों की सुरक्षा के लिए बना, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों के ऊपर जोर दिया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 1960 से 1970, इसे विशेष शिक्षा का युग कहा जाता है। किसको? 1960 से 1970 के बीच का जो टाइम है उसको क्या कहा जाता है? विशेष शिक्षा का युग कहा जाता है। और 20वीं शताब्दी में ही दिव्यांगता को स्वीकारने के लिए व्यक्तियों के दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन हुआ तथा सरकार की तरफ से सकारात्मक संवैधानिक कार्यक्रम संचालित किए गए। कहने का तात्पर्य 1960 से लेके 1970 के बीच में जो टाइम पीरियड था वो एक क्या था? स्पेशल एजुकेशन का युग था। और 20वीं शताब्दी में जो दिव्यांग बच्चे होते थे, दिव्यांग व्यक्ति होते थे, चाहे वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल हो, चाहे ऑटिज्म हो, चाहे विजुअली इम्पेयरमेंट हो, चाहे एक हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो, उनको समाज में स्वीकारना स्टार्ट हो गया था। स्वीकारने लगे थे लोग, उनको मानते थे कि हाँ चलो ये भी बच्चे हैं, समाज का अंग हैं,